हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि डेप्रिसिएशन कुछ होता है, ऑब्सोलेसेंस कुछ होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि सर डेप्रिसिएशन में भी अमाउंट कम हो रहा है प्रॉपर्टी का, ऑब्सोलेसेंस में भी अमाउंट हो रहा है प्रॉपर्टी का कम, तो दोनों में अंतर क्या है? सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड द ऑब्सोलेसेंस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है, डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, ऑब्सोलेसेंस कैसे करते हैं। सो एवरीथिंग विल गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Okay, so depreciation means what? The physical loss in the value of the property due to wear and tear. अब आपका कोई भी एक घर बना हुआ है तो उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम बाद कुछ दरवाजा खराब हो जाएगा, हो सकता है आपके कुछ टैप्स खराब हो जाए, नल खराब हो जाए, पानी की पाइपलाइन में कचरा आ जाए, आपकी जो पाइपलाइन है उसको चेंज करना पड़े, हो सकता है कोई टैप चेंज करना पड़े, हो सकता है कोई विंडो रिपेयर करना पड़े। तो ये जितने भी तमाम खर्चे आएंगे दैट ऑल आर नोन एज डेप्रिसिएशन। बट ऑब्सोलेसेंस में क्या होगा? द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द चेंज इन डिजाइन, फैशन, स्ट्रक्चर ऑफ द अदर और द चेंज ऑफ यूटिलिटी और डिमांड। मतलब धीरे 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 जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे नए नए टाइप के टैप्स आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जो नल आते थे हमारे, वो सिंपली उसमें से पानी आता था। अब जो आजकल के हमारे पास नल आते हैं उसमें से फॉग वाला पानी आता है, झाग वाला पानी आता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमने उसके अंदर क्या करा है, उसकी जो जाली है उसको चेंज करा, मतलब टेक्नोलॉजी को चेंज करा, डिजाइन को चेंज करा है, फैशन को चेंज करा है। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी होने के कारण हमारे स्ट्रक्चर की जो वैल्यू कम हो रही है दैट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस। यहाँ के किसी प्रकार की टूट फूट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नई नई जो चीजें आ रही है उससे पुरानी चीजों की वैल्यू कम होती जाएगी। सीधा सा एग्जाम्पल है, जब हमारे पास फोन आता है तो फोन में पहले हम 20 मेगापिक्सल लेते थे, 24 मेगापिक्सल लेते थे, 40 मेगापिक्सल लेते थे। बट आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, ऑक्टा कोर, धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो पुराने रेट ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं। सेम यहीं पर भी वैसे ही है, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस। ओके, सेकंड, डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स ओरिजिनल कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड द मोड ऑफ यूज। अब आप अपने घर को जितना ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे उतना कम डेप्रिसिएशन होगा। जैसे कि हर 3-4 साल में आप पेंट वगैरह करवा रहे हैं तो उसके कारण आपका घर जो है वो अच्छा दिखेगा, उसके अंदर पोपड़े वगैरह नहीं आएंगे, उसके अंदर उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, उसका प्लास्टर बरकरार रहेगा। साथ ही साथ उसको आप रेनोवेट करा रहे हैं 10 या 12 साल या 15 साल में, प्लास्टर निकला के फिर से लगवा रहे हैं या पीओपी वर्क वगैरह करवा रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर धूल वगैरह नहीं जाएगी। आप उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं तो उसका वियर एंड टियर काफी कम होगा। सो दैट इज अ डेप्रिसिएशन। बट ऑब्सोलेसेंस में क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब जब नया नया कुछ आएगा तो उसकी पुरानी की कीमत कम होती जाएगी। तो ऑब्सोलेसेंस में क्या है, मुझे नई चीज का इन्वेंशन करते रहना होगा। ओके, नाउ थर्ड, डेप्रिसिएशन जो भी है वो पूरा एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस दिस इज अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्रॉपर्टी। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक घर बनाया था, वो 2 साल तक तो उसके अंदर कुछ भी खर्चा नहीं आया, बट जब उसको 6-7 साल हो गए तो उसके अंदर तरह तरीके के खर्चे आने लगे। जैसे हो सकता है आपको उसके अंदर पीओपी की सीलिंग में से पानी आने लग गया तो पीओपी खराब हो गई, लाइट्स वगैरह चेंज करानी पड़ रही है आपको, उसके अंदर इलेक्ट्रिक में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको उसको चेंज कराना पड़ रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन। तो जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतना ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन आएगा। बट ऑब्सोलेसेंस क्या है, बिल्डिंग की एज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि रेंट अफेक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी बिल्डिंग अगर बहुत ज्यादा पुरानी हो गई तो कोई भी नहीं चाहेगा उस पुरानी बिल्डिंग में जाके रहना। अगर कोई चाहेगा भी तो आपको जितना रेंट चाहिए उतना रेंट नहीं मिलेगा। ओके, एंड द लास्ट, हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने की बहुत सारी मेथड्स रहती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। व्हाट आर द मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। बट ऑब्सोलेसेंस में कोई भी मेथड नहीं है जिससे कि हम पता लगा सके कि कितना आउटडेटेड हुआ है। एक घर अभी बना है 2002 में, एक घर अभी बना है 2010 में, मतलब ये दोनों घरों में 8 साल का डिफरेंस है। तो उसकी वैल्यू जो होगी वो नए घर की एब्सोल्युटली ज्यादा होगी एज कंपैरिजन विद द प्रीवियस वन। तो नए की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी पुराने से, ये ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि ऑब्सोलेसेंस कितना हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन एट द ऑब्सोलेसेंस। तो आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन निकालने की हमारे पास मेथड्स रहती है जिससे कि हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक न्यूमेरिकल करा था जिसमें हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यूज निकाली थी। आपको याद होगा कि 1,08,000 रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया था और डेप्रिसिएशन कितना आया था? 79,000 अप्रोक्सीमेटली। मींस 30 साल बाद हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो अल्टीमेटली कम हो गई थी। बट ऑब्सोलेसेंस क्या बोलेंगे हम? ऑब्सोलेसेंस सिर्फ इसी को बोलेंगे जिसमें कि हमारे स्ट्रक्चर की जो वैल्यू हो रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है एज कंपेरिजन विद द न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी।
अब इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है विच इज यू हैव टू कंसीडर फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो हमारे पास आउटगोइंग्स होगी। हमने याद है आपने पढ़ा था कि ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और आउटगोइंग्स। तो नेट इनकम क्या होता है? ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। तो आउटगोइंग्स में क्या क्या निकालना रहता है दैट वी आर गोइंग टू सी। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आउटगोइंग में आता है रिपेयर। रिपेयर मतलब जितना भी हमारे पास रिपेयरिंग का पार्ट रहता है, कोई कील वगैरह निकल रही है, कोई दरवाजे का हैंडल वगैरह निकल रहा है, तो ये हमको रिपेयर करना होगा। कोई खिड़की वगैरह का कांच टूट गया है, किसी ने खेलते खेलते कुछ फेंक दिया है, तो ये सारी चीजें रिपेयरिंग में आती है। तो रिपेयरिंग जनरली हम कंसिडर करते हैं 1/12 ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब मेरे पास जितनी भी इनकम आ रही है तो उसका मुझे 1/12 निकाल के रखना पड़ेगा फॉर द रिपेयरिंग पर्पज। फिर साथ ही साथ मेरे पास जितनी भी इनकम आ रही है मुझे उसका अप्रोक्सीमेटली 20% निकालना पड़ेगा फॉर द म्युनिसिपल टैक्स। या फिर आपके पास जितना भी रेंट आ रहा है, रेंट बोल सकते हैं हम ग्रॉस इनकम, मतलब टोटल इनकम उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से, तो उसका 20% निकालना रहेगा ताकि मैं म्युनिसिपल टैक्स उसके लिए पे कर सकूं। सो दिस आर द वेरियस आउटकम्स। साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द ग्रॉस इनकम। साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड द कलेक्शन चार्जेस, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसके अंदर स्वीपर आता है, लिफ्टमैन आता है, सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, इसमें वॉचमैन आ जाता है, चौकीदार आ जाता है। सो दिस ऑल आर द मैनेजमेंट एंड द कलेक्शन चार्जेस। अब ये चार्जेस भी डिपेंड करेंगे कि आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। अगर आपके पास ए ब्लॉक, 3 ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसी 4-5 बड़ी बड़ी मल्टीज है तो इसमें ये चार्जेस ज्यादा रहेगा। बट अगर आपके पास छोटी छोटी मल्टीज है जिसके अंदर 10, 12, 20 फ्लैट है तो वहां पर ये चार्जेस कम भी हो सकता है। तो ऑन इन जनरल वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर द 6% ऑफ द ग्रॉस रेंट। ओके। फिर साथ ही साथ आपने अगर कोई भी बिल्डिंग ली है तो आपको उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराना भी है। तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराने के लिए आपको 1 to 1.5% ऑफ द ग्रॉस इनकम आपको एज अ आउटगोइंग कंसीडर करना है। साथ ही साथ अगर कोई चार्जेस छूट जाते हैं जैसे पानी का, बिजली का, तो ये सारे चार्जेस भी हमको मिसलेनियस के अंदर ऐड करना है विच इज अबाउट 2% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो ये सारे आउटगोइंग्स भी आपको याद रखने हैं। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपको कौन कौन सा आउटगोइंग्स लेना है। सो यू हैव टू कंसीडर दिस आउटकम्स। अगेन कौन कौन सा आउटगोइंग्स है? फर्स्ट वन इज रिपेयर, सेकंड वन इज म्युनिसिपल टैक्स, थर्ड इज प्रॉपर्टी टैक्स, fourth is management and the collection charges, fifth is insurance premium, and the last one is miscellaneous charges. Okay, thank you.